तो आपने जो मेंस का जंग जीता है मेंस क्वालिफाई करने के बाद, वो अब आपको आगे भी जारी रखनी है और आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको बेहतर कार्य करने हैं। 2-3 महीने बहुत अच्छे से उसको टाइम मैनेजमेंट करके और कंटेंट मैनेजमेंट करके अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना है, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करना है और जो एग्जिस्टिंग चीज़ें आपके अंदर हैं उसको उस इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना है जो आपके पर्सनालिटी को जज कर रहा है। अब आता है पर्सनालिटी टेस्ट, बिकॉज ये 275 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट है, 275 मार्क्स का, और इसमें अगर आप बेहतर परफॉर्म करते हैं तो आपके 50 से लेके और 100 नंबर तक के डिफरेंस आ सकते हैं आपके इंटरव्यू के मार्क्स में। और जहां पे सिविल सर्विसेज के फाइनल रिजल्ट में अगर आप देखें तो एक एक मार्क्स पे जहां 10 बच्चे, 15 बच्चे या 20 बच्चे होते हैं, खासकर टॉप 5, 10, 20 बच्चों को छोड़ दें तो उसके बाद जो क्रम चलता है उसमें एक नंबर पे, एक ही मार्क्स पे लगभग 10-15 का एवरेज रहता है बच्चों का। अगर जितना बॉटम में जाएंगे उतना पिरामिड और फ्लैट हो जाता है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी जो 2.5 महीने 2 महीने का समय है मिनिमम, या जिनके पास 3 महीने का समय है, उसको आप इतने बेहतर तरीके से उपयोग करें कि आप अपनी पर्सनालिटी का जो पॉजिटिव पार्ट है, जो आपके अंदर ऑलरेडी इम्बाइब्ड है, इनहेरेंट है, आपने अभी तक गेन किया है अपने पूरे फ्यूचर से, पूरे पास्ट से, उसको वहाँ पे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाए। सारा खेल यहाँ प्रेजेंटेशन का है। और उस प्रेजेंटेशन के लिए क्या होना चाहिए? आप और इंटरव्यू बोर्ड के बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर बहुत ही कंसाइज और कम्पैक्ट ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। और जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए, इंटरव्यू बोर्ड का हर प्रश्न के पीछे कोई ना कोई इंटेंशन होता है पूछने का। वो आपके किसी न किसी ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो होती है ऑफिसर्स में, उसके परिप्रेक्ष्य में वो क्वेश्चन आपके ऊपर दागते हैं और आपसे अपेक्षा की जाती है, एक्सपेक्टेशन होता है कि आप वह उत्तर जो देंगे वो बहुत ही परफेक्ट उत्तर आप देंगे। तो जैसा मैंने बताया कि जो मेंस है वो एक टेस्ट मैच की तरह है, जिसे आपने 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के मुख्य परीक्षा में रिटन में आपने लिखा और आपने क्वालिफाई कर लिया। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मेंस अगर क्वालिफाई नहीं करे तो आप इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू जो है वो वन डे का एक मैच है। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, और वह परफॉर्मेंस तभी अच्छा होगा जब आपने अच्छी खासी उसकी प्रैक्टिस की है, उसके लिए आपने अपना स्टेमिना डेवलप किया है, अर्थात आपने अपना बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्टाइल, बैठने का तरीका, आप जो कपड़े पहन रहे हैं उसकी जो स्टाइल है, वो एक जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी के कंटेंट्स हैं वो, उस पर आपने कितना काम किया है। डैफ में आपने जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1 और 2 में आपने जो इंफॉर्मेशन दी है उस पर आपने कितना बेहतर तरीके से काम किया है। प्लस आपने जिस भी विषय में ग्रेजुएशन किया है या आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है उस पे आपके क्या क्या व्यूज़ हैं, उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसमें आपने कैसी तैयारी की है, और सिविल सर्विसेज में आप आना क्यों चाहते हैं आखिरकार, उसमें आपका क्या व्यू है। साथ में जो नेशनल इंटरनेशनल एस्पेक्ट हैं उस पर क्या चल रहे हैं, उन सभी चीज़ों पे भी आपकी बहुत ही गहराई से नहीं लेकिन बेहतर जानकारी जरूर होनी चाहिए। एज ए सिविल सर्वेंट आपसे अपेक्षा की जाती है, आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि सभी मुद्दों पे आप कुछ ना कुछ विचार रखें या उसके बारे में आपको जानकारी हो। साथ में जिस तरह से इंटरव्यू बोर्ड, आप जैसे अगर वनडे में देखें तो अलग अलग तरह के बॉल्स का सामना करना पड़ता है बैट्समैन को, उसी तरह से कुछ बाउंसर्स भी आएंगे, कुछ स्लो बॉल भी आएंगे, कुछ फास्ट बॉल भी आएंगे, कुछ बहुत ही आपके आसान बॉल आएंगे जिसको आप चौका छक्का भी लगा सकते हैं। लेकिन बिना अपनी परिस्थिति को बदले हुए हर तरह के बॉल को आपको ध्यान रखना है और उस पर आपको अपना विचार रखना है, और वो तभी होगा जब अभी से लेकर और 2-3-2.5 महीने तक आप बेहतर प्रयास करें, बेहतर अपने आप से प्रश्न करें, अपने आपके जो पर्सनालिटी है, जो भी पर्सनालिटी अभी तक आपने गेन किया है, अलग अलग जगहों पे पढ़ाई करके, डिबेट करके, यूपीएससी की तैयारी करके, या अलग अलग जितने भी लोगों की जीवनी पढ़ के आपने जो चीज़ भी गेन किया है अपने लाइफ में, या आप कैसे समाज को, देश को, पूरी व्यवस्था को, सिस्टम को, इंटरनेशनल व्यवस्था को देखते हैं, उसमें आपका
नज़रिया क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, कैसे आप चीज़ों को सुधारने में अपना योगदान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप बेहतर तैयारी करते हैं, उसके आंसर को देने का प्रयास करते हैं, फ्रेम करते हैं और कंसाइज ढंग से जो एक्सपेक्टेशंस हैं इंटरव्यू बोर्ड के उस पर उतर पाते हैं, तो वह आपको बेहतर नंबर प्रदान करने में सहायता करेगा। तो आखिर लास्ट के जो हमारे पास अभी 60-70 डेज है, उसमें क्या करें? कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है कि जैसे ही इंटरव्यू का कॉल आता है, जैसे ही आपका रिजल्ट आया मेंस का, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। आप सोचते हैं कि मैं पूरा 1 साल का न्यूज़पेपर भी पढ़ लूँ, मैं 1 साल का मैगजीन भी पढ़ लूँ, मैं जो कुछ बुक्स, किसी से आप दोस्तों से बात हो गई, किसी ने 4 बुक का नाम बता दिया कि ये सारी अभी जो टाइम था उसमें मैंने बुक पढ़ ली, जो किसी भी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है या नेशनल बेस्ट सेलर है वो बुक पढ़ ली। तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चे आज के डेट में यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, लगभग सभी के पास कुछ ना कुछ एक सर्टेन लेवल का ज्ञान तो है ही। इस बीच में आप ये कर सकते हैं कि आप कोई 1-2 बुक जरूर पढ़ लें, जो अगर इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछे कि लास्ट आपने क्या पढ़ा था, तो जो बेसिक यूपीएससी की किताब है वो नहीं, उसके अलावा किसी भी बेस्ट राइटर का, चाहे आपका जो भी इंटरेस्ट है जिस फील्ड का, आप अगर सोशोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है तो सोशल इश्यूज पे जो बुक आए हैं, अगर इकोनॉमिक में इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक पे जो बुक आए हैं, बेस्ट सेलर हैं। आप अगर कुछ नहीं आता तो गूगल करिए, अमेजन पे जाइए देखिए, फ्लिपकार्ट पे जाइए देखिए कि बेस्ट सेलर बुक कौन है उस फील्ड में। अगर आप साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, या सोशोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, या ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, या इंटरनेशनल रिलेशन आपका कोई सब्जेक्ट है, तो आप देखिए कि उस पर बेस्ट सेलिंग बुक कौन सा है अभी, जो यूपीएससी की तैयारी को छोड़ कर है, मतलब कोर्स से हट के है, उसको कम से कम 1 या 2 बुक आप जरूर पढ़ लें। उससे क्या होगा कि जब भी इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्वेश्चन करेगा, जब भी आपसे बातचीत करेगा, तो उनको एक मुद्दा जब भी जरूरत पड़े, आप उस बुक की चर्चा गाहे बेगाहे जब भी मौका मिलेगा वहाँ पे आप बता सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको आएगी। तो ये एक टिप्स था जो मैंने आपको दिया। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है इस इंटरव्यू बोर्ड में, वो रहता है कि आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे दे पाते हैं, आप कैसे बोल पाते हैं मुद्दों को। जो आपके अंदर नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज को कंसाइज ढंग से 4 लाइन 5 लाइन में कैसे प्रस्तुत कर पाते हैं। अगर वो कला आपने डेवलप नहीं की, या इंटरव्यू एक स्किल है और वो स्किल सीखने के लिए समय लगता है किसी को भी। अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ कि क्यों मैंने 14 साल 15 साल सिस्टम में काम कर लिया, तो हमें पता है, हमने अलग अलग सिचुएशंस को फेस की, अलग अलग चीज़ों को देखा। मैं भी यूपीएससी का इंटरव्यू 3 बार दिया, तो 3 बार आप देने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो ये चीज़ें आप जितने भी बच्चे अभी यूपीएससी के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो सभी का लगभग लेवल बराबर होता है। आप 5-10% बच्चों को छोड़ दीजिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, या जिन्होंने बहुत अधिक डिबेट में अपने आप को शामिल किया है, जो बहुत अच्छे ओरेटर हैं, जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, या जो बहुत अच्छे से अपने पर्सनालिटी को डेवलप किया है शुरू से ही। उन 5 से 10% लोगों को छोड़ दे तो 90% जो विद्यार्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन सभी में लगभग वही लेवल से होता है। उस लेवल में जो विद्यार्थी थी अभी अपने आप पे मेहनत करके, या लास्ट 1-2 साल में अधिक से अधिक मेहनत करके काम कर लेता है अपने पर्सनालिटी के ऊपर, वो अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा बेहतर तरीके से दे पाता है। अब आप देखेंगे कि कैसे बेहतर होता है। जस्ट मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जब आप प्री का एग्जामिनेशन होता है तो क्या होता है, लास्ट के 1 महीने आप बेहतरीन तरीके से हर एक फैक्ट को, हर एक चीज़ को संभालते हैं। आप जो प्री से 6 महीना पहले प्लानिंग करते थे और उसका एक्सक्यूशन, और प्री के 1 महीने पहले जो आपने प्लानिंग की और उसमें जो आपने पढ़ाई की, उसमें बहुत अंतर होता है। आप 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें कर डालते हैं। वैसे ही जब प्री का रिजल्ट आता है और मुख्य परीक्षा होने वाला होता है, तो उसके बीच का जो पीरियड होता है उसमें आप इतनी अधिक पढ़ाई कर लेते हैं जिसमें आप सोच भी नहीं सकते। जो बुक आप समझते हैं कि मैं इसको खत्म नहीं कर सकता, उसको खत्म भी कर लेते हैं, जरूरत पड़ने पर रिवाइज भी कर लेते हैं और जाके लिख भी देते हैं। तो वैसे ही जो अभी 2.5-3 महीने का टाइम है, उसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिवर्तन हो जाएंगे। अगर आपका डायरेक्शन ठीक रहा, आप अच्छे ढंग से अपने आप को सोच पाएं, अपने आप के ऊपर काम कर पाएं, अपने आप के और आपके डैफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे उसको जनरेट कर पाएं, और जो टीचर्स हैं, जो आपके मेंटर हैं, या जो पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनसे आप इंटरेक्ट करके ये भी जान सकते हैं कि अगर उत्तर का तरीका हम क्या रखें। और आज के आईटी के युग में बहुत सारे अच्छे यूट्यूब पे उपलब्ध हैं आपके मॉक इंटरव्यू, तो उस मॉक इंटरव्यू का भी आप फ़ायदा ले सकते हैं।
लेकिन इन सब के अलावा जो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, नंदन निलकर्णी हो गए या किसी और फील्ड के, आप हमारे आरबीआई के गवर्नर हो गए, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हो गई, इन सब का जो भाषण है, अगर आप भाषण सुनते हैं तो उस भाषण में भी बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी चीज़ों का बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन उपलब्ध रहता है। या G20 में जितने भी अलग अलग तरह की समिट्स हुई हैं, उसमें हर एक टॉपिक पे अलग अलग कॉन्फ्रेंस किए गए हैं, मीटिंग किए गए हैं, उसके जो कंटेंट है, जहाँ भी आपको दिक्कत हो रही है उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो आपको इंटरव्यू में काफ़ी हद तक आपको एक तरीका बताएगा कि कैसे प्रश्नों को डील करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं कंसाइज ढंग से, कम समय में बेहतर तरीके से ठोस उत्तर दी जाए, जिससे कि इंटरव्यू बोर्ड प्रभावित हो। और ये तभी आएगा जब आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे, अधिक से अधिक जो आपके अंदर पढ़ा हुआ चीज़ है उसको रिवाइज करेंगे और उसको प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि डेली कम से कम अपने दोस्तों के बीच 2 या 3 बार बोलने का प्रयास करें। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मिरर के सामने खड़े होकर मिनिमम 2 स्लॉट्स में, मॉर्निंग और इवनिंग या मॉर्निंग और आफ्टरनून में, पूरा का पूरा एक इंटरव्यू अपने ऊपर कंडक्ट करें, जिससे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएं और जो फियर फैक्टर है बोलने का, कम्युनिकेशन का, उसको दूर कर पाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।